मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जो इंसान की लालच की वजह से तबाह हो चुकी है। समुद्र का पानी इतना बढ़ गया है कि जमीन का ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। साल है 2073 और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ 2 महाद्वीप बचे हैं और उनके बीच जमीन और रिसोर्सेज को लेकर जंग हो रही है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच समुद्र के बिल्कुल बीच एक मिलिट्री बेस है जिसे द सेंटिनल कहते हैं। ये बेस एक महाद्वीप के 4 फौजी कंट्रोल कर रहे हैं। इनका लीडर है सर्जेंट हेंड्रिक, जो एक कड़क और सख्त ऑफिसर है। सार्जेंट हेंड्रिक की टीम में कॉर्पोरल कैसिडी, प्राइवेट बेन्स और प्राइवेट सलिवन है। उनका मुख्य काम है द सेंटिनल आउटपोस्ट में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की सुरक्षा करना। ये उनकी ड्यूटी है 2 साल के लिए। उनकी जिम्मेदारी है कि बम सुरक्षित रहे और किसी के हाथ न लगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब मैस डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा हथियार है जो दुश्मनों पर उनके कॉन्टिनेंट का एकमात्र एडवांटेज है। लेकिन अब उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। फिर भी रिलीफ क्रू अब तक उन्हें वापस लेने नहीं आया है। इस वजह से पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा परेशान है। सैनिकों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है, जबकि सेंटिनल पर खाना भी कम होता जा रहा है। एक बहुत ही बरसाती रात के दौरान कैसिडी और सलिवन फैसला करते हैं कि वो फिशिंग करके देखेंगे। हैरानी की बात यह होती है कि उनका शिकार बहुत अच्छा होता है और वो अपनी बड़ी जाल को मछलियों से भर लेते हैं। इसी बीच उनके सीनियर ऑफिसर सार्जेंट हेंड्रिक देखते हैं कि एक जबरदस्त तूफान द सेंटिनल आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत बेंस, जो मशीनरी का जिम्मेदार है, को कहते हैं कि न्यूक्लियर बम को जितनी जल्दी हो सके सिक्योर कर ले, अगर अब तक सिक्योर नहीं किया गया हो तो। लेकिन तभी समुद्र की लहरें बहुत तेज और खतरनाक हो जाती हैं, जो आउटपोस्ट के पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचाती हैं। बेन्स जल्दी से उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 पाइप्स के बीच उसका हाथ फंस जाता है। कुछ जद्दोजहद के बाद वो अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। डेक पर लहरें इतनी तेज होती हैं कि फिशिंग नेट मछलियों के साथ समुद्र में चली जाती है। सोल्जर्स मुश्किल से अंदर पहुंचते हैं, उससे पहले कि एक बड़ी लहर आउटपोस्ट के स्ट्रक्चर को टकराती है। इस जबरदस्त लहर के टकराने से पूरा आउटपोस्ट हिल जाता है और हर एंट्रेंस से पानी अंदर घुसने लगता है। लेकिन स्टॉर्म के खत्म होने के बाद भी सेंटिनल खड़ा रहता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान ग्रुप इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम किया जाए। बेन्स पूछता है कि क्यों ना टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके रिलीफ क्रू को जल्दी भेजने के लिए मैसेज भेजा जाए, लेकिन हेंड्रिक्स तुरंत उसके सुझाव को मना कर देता है। मेनलैंड और सेंटिनल के बीच एक ही कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक टेलीग्राफ, जो मॉर्स कोड के जरिए मैसेज भेजता है। सार्जेंट उन्हें बताता है कि इसे सिर्फ रोजाना की रिपोर्ट्स बेस कमांड को भेजने के लिए ही यूज करना चाहिए। फिर वो सबको कहता है कि रिपेयर्स पर ध्यान देने का वक्त है। उसके बाद सलिवन सार्जेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक सिर्फ रोजाना की रिपोर्ट टेलीग्राफ के जरिए भेजता है। दुश्मन के हमले का खतरा रिपोर्ट करने लायक माना जाता है, लेकिन सलिवन बेस को इन्फॉर्म करता है कि सेंटिनल पर अब तक कोई घटना नहीं हुई है। बेस से जवाब आता है कि वहां भी कुछ खास नहीं हो रहा है। सलिवन इस मैसेज को एक ऑफिशियल जर्नल में लिख लेता है, जो दिखाता है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों तरफ कोई घटना नहीं हुई है। कुछ देर बाद वो हेंड्रिक के साथ डेक पर लुकआउट ड्यूटी के लिए चला जाता है। सलिवन बिनोक्यूलर्स लेकर आसपास के पानी को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे हैरानी होती है जब वो देखता है कि एक शिप आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रही है। कमांड सेंटर में बैठी कैसिडी रडार चेक करने के बाद इस बात को कंफर्म करती है। ये देखकर सार्जेंट को चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दुश्मन का शिप हो सकता है। वो तुरंत सलिवन को एक बंदूक देता है और कहता है कि छोटी बोट लेकर शिप तक पहुंचे। उसे चुपके से अंदर घुसना है और रिपोर्ट करना है अगर वहां कोई दुश्मन हो। मिशन खतरनाक होने के बावजूद सलिवन बिना देर किए शिप की तरफ निकल पड़ता है। जब वो शिप के करीब पहुंचता है तो वहां के किसी पैसेंजर को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मजबूरी में उसे शिप पर चढ़ने का फैसला करना पड़ता है। जैसे ही सलिवन जहाज के अंदर जाता है, उसका रेडियो स्टैटिक के कारण जोर से चीखने लगता है। ये आवाज दुश्मन को अलर्ट न करे, इसलिए सलिवन तुरंत रेडियो को बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो जहाज में तलाशी लेता है, उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। चीजें मिट्टी से ढकी हुई हैं, रेडियो काम नहीं कर रहा है और अलमारियों में रखा खाना बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। इसी बीच हेंड्रिक सलिवन से सिचुएशन अपडेट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सलिवन जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसका रेडियो ऑफ है। शिप पर सलिवन को 4 लाइफ जैकेट्स मिलती हैं, जो सेंटिनल के क्रू के लिए बनी थीं। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद ये जहाज पहले से सेंटिनल के क्रू का रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बचा है। ये देखकर सलिवन को एहसास होता है कि ये शिप उनकी रिलीफ क्रू को लेकर आने वाला था, लेकिन कुछ अजीब हुआ और वो लोग गायब हो गए।
इसका मतलब है कि सलिवन और बाकी के 3 सोल्जर्स अपने घर वापस जाने का मौका खो चुके हैं। दूसरी तरफ बेचैन हेनरिक सोचने लगता है कि शायद सलिवन पर हमला हो चुका है, इसलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट करने का फैसला करता है ताकि दुश्मन उन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। सेंटिनल के लिए हेनरिक कैसिडी से एक लॉन्च की मांगता है जो एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। कैसिडी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन सार्जेंट उसे याद दिलाता है कि ये प्रोटोकॉल है जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। कैसिडी उसे की दे देती है और हेनरिक अपनी की के साथ उसे मिलाकर एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉन्च कोड एंटर करने से थोड़ी देर पहले हेनरिक से एक आखिरी बार सुलिवन से संपर्क करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से सलिवन अपना रेडियो वापस ऑन कर लेता है और जवाब देता है। कैसिडी चैन की सांस लेती है जब सार्जेंट न्यूक्लियर प्रोटोकॉल कैंसिल कर देता है, लेकिन जब वो अपनी की वापस मांगती है तो सार्जेंट कहता है कि अब दोनों कीज उसके पास ही रहेंगी। दरअसल सार्जेंट कैसिडी को ऑर्डर फॉलो करने में हिचकिचाहट के लिए सजा दे रहा था। इसके बाद सलिवन शिप को सेंटिनल तक ले आता है। सलिवन बेस को इस शिप के बारे में मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन हेनरिक उसे मना कर देता है कहते हुए कि जब तक उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती इस शिप के बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात क्रू को गुस्सा दिलाती है और ये साफ दिख रहा है कि सब लोग हेनरिक के एटीट्यूड से थक चुके हैं, खासकर अब जब दोनों कीज उसके पास हैं। एक शावर लेने के बाद सार्जेंट शिप का नेविगेशन हिस्ट्री चेक करता है और सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता है। हेनरिक उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर लगाकर शिप के लिए पॉसिबल रास्ता निकालता है। इसी दौरान सलिवन कैसिडी और बेन्स को सच बता देता है कि उसने हेनरिक की पीठ पीछे बेस को मैसेज भेज दिया था। कल सुबह रूटीन कम्युनिकेशन के दौरान उन्हें जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह हेनरिक अपने तीनों सबऑर्डिनेट्स को टेलीग्राफ के पास बेसब्री से इंतजार करते हुए देख लेता है, क्योंकि सच कभी न कभी सामने आना ही है। बेन्स सब कुछ कबूल कर लेता है और ये सुन के सार्जेंट गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसके एक्शन लेने से पहले टेलीग्राफ पर एक जवाब आता है। जवाब वही मैसेज होता है जो सलिवन ने पिछली रात भेजा था। अब सबको ये समझ आता है कि उनका बेस के साथ काफी पहले से कॉन्टैक्ट टूट चुका है। टेलीग्राफ हर रोज वही नो इवेंट्स मैसेज रिपीट कर रहा था जो सलिवन भेजता था। इस परेशान कर देने वाली सच्चाई के बावजूद हेनरिक सबको वापस अपने काम पर लगने का ऑर्डर देता है। एक रात सलिवन बेन्स को शिप से वापस आते हुए पकड़ लेता है। दोनों फिर एक साथ बैठकर ड्रिंक्स के दौरान बात करते हैं। बेन्स मान लेता है कि वो चुपके से शिप के अंदर जा रहा था और अब उसे यकीन है कि वो उसे ठीक कर सकता है। एस्केप की उम्मीद से एक्साइटेड होकर सलिवन तुरंत कैसिडी को ये खबर देने दौड़ता है और उसे साथ चलने के लिए मनाता है, लेकिन कैसिडी उस पर विश्वास नहीं करती और सार्जेंट की पीठ पीछे काम करने में हिचकिचाहट महसूस करती है। अगले दिन सलिवन चुपके से बेन्स के साथ शिप में घुसकर इंजन ठीक करने में मदद करता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो इंजन को स्टार्ट करने में सफल हो जाते हैं। खुशी से शिप के बाहर आते ही वो देखते हैं कि हेनरिक उनका इंतजार कर रहा है। शुरुआत में सार्जेंट अपने कमांड को न मानने और मिशन के अलावा कुछ और करने के लिए डांटता है। सभी लोग इस घटना से काफी परेशान हैं और उन्हें डर है कि हेनरिक अब अपना होश खो बैठा है। इसलिए कैसिडी अपनी मर्जी से आगे बढ़ती है और उससे अकेले में बात करने का फैसला करती है। उस रात वो सार्जेंट से बात करती है और कहती है कि वो उसका दर्द समझ सकती है। ये भी पता चलता है कि हेनरिक ने अपनी पहली टीम को इसी तरह खो दिया था, लेकिन कैसिडी समझाने में सफल होती है कि उन दोनों को बेस वापस जाने दिया जाए ताकि वो सेंटिनल के लिए जरूरी जानकारी ले आ सकें। अगले सीन में हेनरिक एक बहुत ही जरूरी मीटिंग बुलाता है। हेनरिक मीटिंग में सबको समझाता है कि कैसिडी ने एक काफी अच्छी बात रखी है, क्योंकि उनका बेस से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो जरूरी है कि कोई बेस तक जाकर रिपोर्ट करे। हेनरिक कहता है कि 2 लोग यहां रुकेंगे और 2 लोग बेस जाएंगे। हेनरिक तो यहीं रुकने वाला है और कैसिडी ने भी यहां रुकने का फैसला किया है। ये सुनकर बेन्स खुशी से झूम उठता है, लेकिन सलिवन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कैसिडी से प्यार करता है। उसी रात जब हेनरिक मैप पर काम कर रहा होता है तब वो एक चौंकाने वाली बात का पता लगाता है। रिलीफ शिप सीधा उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन कुछ मील दूर जाने के बाद रिलीफ शिप ने जानबूझकर अपना रुख सेंटिनल से दूर कर दिया। आखिर में वो शिप वहां से बहुत दूर जाकर रुक गई जहां उन्हें होना चाहिए था और उसके बाद पूरी क्रू गायब हो गई। हेनरिक को शक होने लगता है क्योंकि कैसिडी ही थी जो रिलीफ शिप को उनकी तरफ डायरेक्ट कर रही थी। अगली सुबह टीम एक अलार्म की आवाज से जगती है। रडार पर एक और शिप दिखाई दे रही थी। ये देखते ही सभी लोग अपनी पोजीशंस पर दौड़ते हैं ताकि सेंटिनल की रक्षा कर सकें। कैसिडी कोशिश करती है उस शिप से संपर्क करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बार हेनरिक किसी को भेजने से मना कर देता है और टीम को शिप को कैनन से उड़ाने का हुक्म देता है। जब टीम कैनन को लोड कर रही थी, कैसिडी देखती है कि उन्होंने जो शिप पहले पकड़ी थी वो अब वहां नहीं है।
थोड़ी देर बाद सलिवन और बेन्स गोली चलाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शिप उनसे दूर जा रही है। सेंटिनल के आसपास घना फॉग छाया होता है और टीम को साफ दिखाई नहीं देता। कैसिडी को आखिर समझ आता है कि वो शिप उनकी अपनी ही है। वो सबको चेतावनी देने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि हेंड्रिक्स ने अपनी बंदूक बेन्स पर तान दी होती है। तब ये राज खुलता है कि रात को सार्जेंट ने खुद उस शिप को जाने दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई यहां से निकले। इस खुलासे के बावजूद बेन्स अब भी शिप को तबाह करने से इनकार कर देता है। हेंड्रिक्स गुस्से में आकर उसके कान पर गोली मार देता है, जिससे मजबूर होकर सलिवन कैनन पर कंट्रोल ले लेता है और शिप पर गोली चला देता है। देखते ही देखते वो शिप टुकड़ों में बिखर जाती है। एक गुस्से से भरा बेन्स सार्जेंट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिडी उसे एक सिलेंडर से सर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। इससे पहले कि वो कोई नुकसान कर पाए, वो जल्दी से हेंड्रिक को पैंट्री में बंद कर देते हैं और कैसिडी दोनों लॉन्च कीज वापस ले लेती है। इस हादसे के बाद बेन्स डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उनका घर लौटने का इकलौता मौका बर्बाद हो चुका था। वो अपना काम करने से मना कर देता है और शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ सलिवन उम्मीद बनाए रखते हुए कैसिडी से कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हर एक टेलीग्राफ चैनल को चेक करना जब तक उन्हें कोई काम करने वाला चैनल नहीं मिलता। उन्हें जो भी करना पड़े करना होगा ताकि बाहर की दुनिया से दोबारा संपर्क किया जा सके। दोपहर में सलिवन कुछ खाना लेकर सार्जेंट के पास जाता है और पूछता है कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। हेंड्रिक बताता है कि जहाज 3 महीने पहले यहां आया था जैसे उसे आना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो यहां से चला गया। इसका मतलब है कि उनमें से कोई एक गद्दार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है। ये सुनकर सलिवन हिल जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका कोई दोस्त गद्दार हो सकता है। फिर वो पैंट्री का दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता है, चाहे हेंड्रिक कितनी भी भीख मांगता रहे कि उसे छोड़ दिया जाए। इसके बाद सलिवन अपना पूरा दिन हर चैनल पर SOS संदेश भेजने में लगा देता है। शाम को कैसिडी उसे अपनी बचपन की एक तस्वीर दिखाती है जिसमें वो अपने परिवार के साथ है। ये फोटो एक बारिश वाले दिन की है जहां सबसे छोटी होने के बावजूद उसके हाथ में सबसे बड़ा छाता है। वो आंसुओं के साथ बताती है कि जब वो स्कूल में थी तब उसके परिवार को दुश्मनों ने मार दिया था। अगली सुबह एक शराब में डूबा और जज्बाती बेन्स कैसिडी को कॉम्स रूम में अकेला सोता हुआ पाता है। वो उस पर हमला करता है, ऐसे दिखाता है जैसे वो उसका गलत फायदा उठाना चाहता हो, लेकिन एक मौका देखकर बेन्स न्यूक्लियर लॉन्च कीज चुरा लेता है। फिर बेन्स कम्युनिकेशन रूम में जाता है और स्पीकर्स के जरिए सबको धमकी देता है कि वो एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर देगा। ये सुनकर कैसिडी और सुलिवन डर जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसे शांत कर सकें। वो उसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं जो बेकरारी से उसके घर लौटने का इंतजार कर रही है। दोनों उसे ये भी विश्वास दिलाते हैं कि सब लोग यहां से जिंदा निकल पाएंगे। ये सुनकर बेन्स रो पड़ता है और आखिरकार कंट्रोल से हट जाता है। कैसिडी को दोनों चाबियां वापस लेने देता है। जब सब शांत हो जाते हैं, सलिवन सोचता है कि अब हेंड्रिक को बाहर निकालने का वक्त आ गया है, लेकिन बेन्स के पास एक चौंकाने वाली खबर है। वो बताता है कि उसने पहले पैंट्री में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हेंड्रिक वहां से गायब था। एक खिड़की खुली हुई थी जो इस बात का इशारा करती है कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब कैसिडी और सलिवन पैंट्री चेक करते हैं तो उन्हें यह जानकर बहुत दुख होता है कि उनका सार्जेंट वाकई में चला गया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रू अपने काम पर वापस ध्यान देने लगता है। बेन्स भी अब ठीक है और अपना ज्यादा वक्त सेंटिनल की मरम्मत करने में बिताता है। एक दिन दोपहर को बेन्स और कैसिडी जहाज के मलबे को चेक करने का फैसला करते हैं ताकि जरूरी चीजें इकट्ठा की जा सकें। सलिवन कैसिडी को एक बंदूक देता है। कैसिडी और बेन्स मलबे की तरफ बढ़ते हैं। सुलिवन ने नीचे डेक से दोबारा फिशिंग करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसे हेंड्रिक्स का लाश मिली जिसके सिर पर गोली का निशान था। इसका मतलब था कि किसी ने उसका कत्ल किया है और उनमें सच में एक गद्दार है। जब सुलिवन क्लूज ढूंढने के लिए अपने दोस्तों की प्रोफाइल चेक करने भागता है, कैसिडी बेन्स को बोट में देखती है और एक प्लान बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद एक तूफान शुरू होता है और सुलिवन सिग्नलिंग डिवाइस को चेक करता है। वो कंफर्म करता है कि सिग्नलिंग डिवाइस को हटाकर इधर उधर ले जाया जा सकता है। फिर फ्लैशबैक के जरिए ये राज खुलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसिडी ने ही सिग्नलिंग डिवाइस को एक बोट में ले गई थी। उसने रिलीफ शिप को अपने पीछे बुलाया ताकि वो सेंटिनल के पास न जाए। जब वो सेफ डिस्टेंस पर पहुंच गए, कैसिडी ने अपनी टीम को मार दिया और शिप को लहरों में छोड़ दिया। प्रेजेंट में सिर्फ कैसिडी वापस लौटती है। वो कहती है कि बेन्स प्लास्टिक मलबे उठाने के दौरान गिर गया और मारा गया। सलिवन तुरंत समझ जाता है कि कैसिडी ने ही बेन्स को मारा है और वो गद्दार जिसके बारे में हेड्रिक कह रहा था वो कैसिडी ही है। लेकिन सलिवन इतना डरा होता है कि अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता।
और दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अगले सुबह कैसिडी उठती है और खुद को बेड में अकेला पाती है। अचानक सलिवन वॉकी टॉकी के जरिए उससे बात करता है और कहता है कि उसे पता है कैसिडी ने सबको मार दिया। वो उस पर दुश्मनों के लिए जासूसी करने का इल्जाम भी लगाता है और वादा करता है कि वो उसके हाथ बॉम्ब नहीं लगने देगा। कैसिडी तब समझती है कि उसके पास कीज नहीं है और वो जल्दी से कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागती है। वहां उसे सलिवन मिलता है जो एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर रहा था। उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं बचा, इसलिए वो सेंटिनल को उनके साथ उड़ा देना चाहता है। कैसिडी कोशिश करती है समझाने की कि उसके देश के लोग तकलीफ में हैं। कैसिडी कहती है कि उसे उससे झूठ बोलने से नफरत थी, लेकिन सलिवन उसकी बात का विश्वास नहीं करता और एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ब्लास्ट होने के बजाय मशीन एक फनी मैसेज दिखाती है जो बेन्स अक्सर रिपीट करता था। इससे उन्हें समझ आता है कि बेन्स ने बॉम्ब को रीप्रोग्राम किया था ताकि कोई उसे तबाही के लिए इस्तेमाल न कर सके। आखिरी सीन में सलिवन और कैसिडी बात करते हैं और तय करते हैं कि चाहे जंग का अंजाम कुछ भी हो, वो सेंटिनल को मिलकर बचाएंगे और जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और एक लाइक जरूर दें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।